Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एमपी से रिलेटेड 3 एग्ज़ाम लिखे हुए हैं। एमपी पीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट, एमपी सेट कॉमर्स 2023 और जो कल एग्ज़ाम हुआ 3 अगस्त से 2023 में कॉमर्स पेपर का आज हम एनालिसिस लेकर आए हैं। तो कॉमर्स पेपर का जो कल एग्ज़ाम हुआ और एमपी में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया और हज़ारों छात्रों ने कॉमर्स पर कल ये पेपर दिया, तो इसका आज हम एनालिसिस लेकर आए हैं। तो ये अपकमिंग एग्ज़ाम एमपी पीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट और एमपी सेट में इसमें जो रिसेंटली ट्रेंड हैं और जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चन की जानकारी आपको हो जाएगी, जिससे आपको आपकी तैयारी में भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और ये जानने की कोशिश करें कि ट्रेंड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या आस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम बिना देरी के साथ जल्दी से उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और कल के एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट लेवल रहा है। इस मॉडरेट लेवल में हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हमको बताए कि उनके बताए हुए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आए थे उसी के आधार पर आज हम ये अपना वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस कल पूछे गए, जो आपके भी अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। कल आपको जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में ये जो माध्यमिक शिक्षा वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ, इस माध्यमिक शिक्षा वर्ग 1 के एग्ज़ाम में कल जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी लिस्ट आप देख रहे हैं कि कल आपसे जो पूछा गया था प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के बारे में एक क्वेश्चन था, जो कि अभी आपको हमने पढ़ाया भी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता, मतलब अंशों की निजी व्यवस्था क्या होती है। तो अंशों की निजी व्यवस्था क्या होती है, जब अंशधारियों को कुछ चुनिंदा अंशधारियों को अंश दे दिए जाते हैं तो उसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर होने से क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में वो शेयर चले जाते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन कल पूछा गया है। फिर इसके बाद गेट के बारे में क्वेश्चन आया था, या तो गेट का फुल फॉर्म पूछा गया था या तो फिर गेट का ईयर पूछा गया। अगर ईयर पूछा गया तो गेट की शुरुआत कब हुई, तो गेट बनाया गया था 1947 में, यानी 1947 में। और गेट का फुल फॉर्म क्या है, तो गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये कब बनाया गया था, 1947 में बनाया गया था। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गेट का नया नाम क्या होगा, गेट का नया नाम क्या है। तो गेट का नया नाम जैसे आपको पता है कि WTO है, और WTO कब बनाया गया, 1 जनवरी 1995 में, यानी 1 जनवरी 1995 में गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके बाद सेबी से क्वेश्चन आया था कि सेबी की स्थापना कब हुई, या सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिली। तो सेबी को समझ लेते हैं कि सेबी जो है, इस सेबी का फुल फॉर्म क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और सेबी कब बनाई गई, तो सेबी से संबंधित 2 फैक्ट हैं। सेबी बनाई गई थी 1988 में, ये एस्टेब्लिश हुई। और कब एस्टेब्लिश हुई, 12 अप्रैल 1988 में इसको क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। जबकि सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला, यानी कानूनी मान्यता कब मिली या स्टैच्यूटरी पावर कब मिला, तो 30 जनवरी 1992 में, 30 जनवरी 1992 में इसको स्टैच्यूटरी पावर मिला, यानी कि वैधानिक मान्यता मिली। तो सेबी से संबंधित हमने आपको 3 फैक्ट बताए। सेबी का फुल फॉर्म क्या हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट है 12 अप्रैल 1988 में। जबकि इसको कानूनी मान्यता कब मिली, 30 जनवरी 1992 में मिली। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रिटायरिंग से था कि रिटायरिंग पार्टनर के बारे में था कि रिटायरिंग पार्टनर को अगर गुडविल दी जाएगी तो कहाँ शो किया जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर को अगर गुडविल दी जाती है
तो वो रिटायरिंग पार्टनर को अगर गुडविल दी जाती है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आती है। वो किस किस के नाम से लिखी जाती है, तो वो उन रिमेनिंग पार्टनर्स के नाम से लिखी जाती है जिन्होंने गेन किया है। तो याद रखिए, रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल मिलती है वो किस रेशियो में मिलती है, गेनिंग रेशियो में मिलती है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। एसिड टेस्ट रेशियो किसे कहते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो मतलब होता है अग्नि परीक्षा अनुपात। अग्नि परीक्षा अनुपात किसे कहते हैं? तो ये क्विक रेशियो को यानी कि तरल अनुपात को या तीव्र अनुपात को अग्नि परीक्षा अनुपात यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो कहा जाता है। और ये भी पूछा गया था कि आइडियल ऑफ क्विक रेशियो क्या होगा? तो आइडियल ऑफ क्विक रेशियो 1:1 होता है। यानी तरल अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है या तीव्र अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है? तो वो 1:1 है, यानी कि 1:1 है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला टॉपिक क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। न्यू रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसमें एडमिशन से रेशियो के संबंध में एक क्वेश्चन आया था। वो इस प्रकार का क्वेश्चन था कि 2 पार्टनर थे और एक नया पार्टनर आता है। तो नए पार्टनर के आने के साथ क्या नया रेशियो तीनों पार्टनर का हो जाता है, तो इससे रिलेटेड था। और न्यू रेशियो जब आप निकालते हैं तो आपको पता है कि ओल्ड पार्टनर्स के पुराने रेशियो में से, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से हम क्या लेस कर देते हैं? सेक्रीफाई रेशियो लेस कर देते हैं। तो ओल्ड पार्टनर के न्यू रेशियो मिल जाते हैं और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया होता है। फिर बेस इक्वल बनाकर हम इसको फाइंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछा गया था। इसके बाद अगला टॉपिक एग्ज़ाम में क्या था? तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था जो कि अभी भी आपको MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है या MP सेट में भी पूछा जा सकता है। क्लोजिंग कैपिटल दी गई थी, ओपनिंग कैपिटल दी गई थी, साथ ही प्रॉफिट था और एडिशनल कैपिटल थी। और आपसे ड्राइंग को फाइंड करने को बोला गया था। मतलब प्रारंभिक पूंजी है क्वेश्चन में, अंतिम पूंजी है और इसके साथ साथ लाभ दिया है और अतिरिक्त पूंजी दी है। और आपसे पूछा गया है कि आहरण कितना होगा। तो ड्राइंग कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग कैपिटल से निकालते हैं। और इसका मेथड भी हमने आपको बताई है कि जब हम क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं और ओपनिंग कैपिटल से सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं। ओपनिंग कैपिटल से जब हम निकालते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ ड्राइंग्स पूछा गया है तो ड्राइंग्स का कैलकुलेशन क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो 2 मेथड हमने इसकी बताई हैं और वीडियो लेक्चर भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से इसमें 2 मेथड बताई हुई हैं। अब आगे देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन का कलेक्शन हमारे स्टूडेंट्स ने हमको प्रोवाइड किया है और उनके मेमोरी बेस्ड पर हमने ये वीडियो, यूज़फुल वीडियो उनके कहने पर आपको बनाया है। और भी लोगों की डिमांड थी कि किस तरीके का पेपर आया है। चूँकि एग्ज़ाम तो ऑनलाइन था तो मेमोरी बेस्ड लेवल पर और स्टूडेंट ने जो हमें सजेस्ट किया और जैसे उनके सजेशन थे उसके बेस पर ये वीडियो हमने आपको बनाया है ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो इसके बाद देख लेते हैं कंपनी की स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होती है। मतलब कंपनी सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, कंपनी का प्रमोशन होता है, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कंपनी को कौन से सर्टिफिकेट या कौन सी चीज़ें बनाना पड़ती हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि कंपनी की स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होगी। तो 4 पॉइंट इसमें आते हैं। तो वो 4 पॉइंट्स को आप पढ़ लें तो आपको कंपनी की स्टार्टिंग प्रोसेस सिस्टमेटिकली पता चल जाएगी। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आया था क्वेश्चन जो डायरेक्टली हमारे वीडियो से ही आया था कि हमारे स्टूडेंट को हमने ये बताया था प्राइवेट कंपनी के किस सेक्शन में कंपनी एक्ट में ये लिखा गया है कि प्राइवेट कंपनी हो सकती है। तो ये 268 में हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया था। और 268 कंपनी में कंपनीज़ एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 में ये व्यवस्था है 268 में कि एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है और एक प्राइवेट कंपनी पर क्या रूल अप्लाई होंगे। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन और उसका मीनिंग और उसके संबंध में प्रोविज़न कंपनीज एक्ट में किस में दिए गए हैं? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 268 में दिए गए हैं। तो ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था, आगे जो क्वेश्चन आए थे उनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया था। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहां x बार बराबर होता है m के और m बराबर होता है z के। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आया हुआ था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलर क्या होता है और इसके साथ साथ मीन मोड मीडियन कब बराबर होते हैं। तो मीन
मीन मोड मीडियन कब बराबर होते हैं। तो ये आपकी सांख्यिकी का एक सब्जेक्ट है जो कि आपके अभी MPPSC टैक्सेशन के एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सांख्यिकी वहाँ नहीं है, लेकिन ये MP सेट में क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही एग्ज़ामिनर का पसंदीदा टॉपिक रहा है कि सामान्य वितरण क्या होता है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मोड और मीडियन तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके कोफिशिएंट से भी था, तो इसको भी आप देख लें क्योंकि MP सेट वालों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को कहाँ लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और कौन उसको फुलफ़िल करते हैं, उसको गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में फुलफ़िल करते हैं, और रिटर्निंग पार्टनर को ये अमाउंट मिलता है। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड दी गई थी, तीन डेप्रिसिएशन की मेथड थी और एक मेथड नहीं थी। तो उनमें से पूछा गया था कि कौन सी हिरास की विधि नहीं है। आपको पता होगा हिरास निकालने की 16 मेथड होती हैं, 16 विधियाँ होती हैं। उनके नाम को एक आप जनरली रीड कर लें और थोड़ा थोड़ा सा उसको उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि डेप निकालने की कौन सी मेथड होती है और कौन सी नहीं। तो 4 में से एक पॉइंट जो था वो गलत था, और वो पॉइंट कौन सा था तो वो स्टूडेंट नहीं बता पाए कि वो कौन सा था डेप्रिसिएशन मेथड का, लेकिन 3 और मेथड के नाम दिए थे और पूछा गया था कि कौन सी डेप्रिसिएशन की मेथड नहीं होती। इस प्रकार से हिरास को भी कवर किया गया और डेप्रिसिएशन से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके बाद आगे और क्या आया है कि विच इज़ नॉट करेंट असेट्स, तो कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है। ये क्वेश्चन भी कल के एग्ज़ाम में 3 अगस्त में माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में कॉमर्स वालों को दिया गया था कि कौन सी करंट असेट्स नहीं हैं। तो करंट असेट्स वो नहीं होती जो लॉन्ग टर्म असेट होती हैं। तो करंट असेट्स की पहचान आपको होना चाहिए, जैसे स्टॉक, देनदार, प्राप्य बिल, रोकड़, बैंक में रोकड़, पूर्वदत्त व्यय, अप्राप्त आय, ये सब क्या होती हैं, चालू दायित्व यहाँ पूछा गया है। तो कौन सा चालू दायित्व नहीं है, तो जैसा आपको पता है हमने अभी चालू संपत्तियों के बारे में आपको बता दिया। चालू दायित्व कौन से नहीं होते, तो जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वो चालू दायित्व नहीं होती, क्योंकि चालू दायित्व तो अल्पकालीन दायित्व होते हैं। चालू दायित्व तो आपके क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती हैं। तो ये पूछा गया था कौन सी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं है, तो डिबेंचर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नहीं होते, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं होती, और लॉन्ग टर्म लोन या मॉर्टगेज लोन भी करंट लाइबिलिटी नहीं होता। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। फिर देखिए डेप्रिसिएशन का एक दूसरा क्वेश्चन आया था कि डेप्रिसिएशन अगर इंटेंजिबल असेट पे चार्ज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो याद रखिए टेंजिबल असेट पर जो लगाया जाता है उसको डेप कहते हैं, यानी मूर्त संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है, जबकि अमूर्त संपत्तियाँ इंटेंजिबल असेट पर लगने वाले डेप को हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये भी अभी हमने आपको कवर कर रखा है और यूनिट नंबर 1 में हमने आपको ये बताया भी है, और आपको वीडियो भी हमारा इस पर मिल जाएगा कि अमोर्टाइजेशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन में फ़र्क क्या है। एक हमने 20 मिनट का वीडियो इस पर बनाया हुआ है जिसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि विच कमीशन इज़ गिवन टू प्रमोट क्रेडिट सेल्स, उधार बिक्री को प्रमोट करने के लिए कौन सा कमीशन दिया जाता है। तो उस कमीशन का नाम डेल क्रेडियर कमीशन है, जिसको हम परिशोध कमीशन भी कहते हैं। परिशोध कमीशन हिंदी में बोला जाए तो उधार बिक्री पर दिया जाता है। तो क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिए जाने वाले कमीशन को डेल क्रेडियर कमीशन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कल के एग्ज़ाम में पूछा गया। इसके बाद फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है ये पूछा गया था। तो याद रखिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल कहलाता है, जबकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है, फेवरेबल कहलाता है। मतलब हमारे पैसे बैंक में जमा हैं, ये पासबुक का क्रेडिट शेष बताता है। तो इसका राइट आंसर ये था जो हमने आपको बताया कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इसको क्या बोला जाता है, फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आया था
₹3000 पर मंथ ड्राइंग दी गई थी और हर मंथ के लास्ट में वो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं और 9% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था। फिर इसके बेसिस पर आंसर निकालना था। तो इसका बेसिस हमने आपको बताया और इस पर भी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाए हुए हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को किस तरीके से मंथली बेसिस पर एट द बिगिनिंग, एट द एंड और एट द मिडिल निकाला जाता है और कितना इसमें एवरेज मंथ लिया जाता है वो भी हमने बताए थे कि मंथली बेसिस होता है और बिगिनिंग होता है तो 6.5 लेते हैं और अगर मिडिल होता है तो 6.0 लेते हैं और एट द एंड होता है मंथली बेसिस पर तो 5.5 मंथ एवरेज बेसिस पर लिया जाता है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। एक आपका यूनिट कॉस्टिंग से था जो कि MPPSC टैक्सेशन असिस्टेंट में यूनिट नंबर 4 में दिया गया है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया था। यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद यूनिट कॉस्टिंग को हम आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं, यूनिट कॉस्टिंग को हम क्या कहते हैं, इकाई परिव्यंजन कहते हैं, या इसको आउटपुट कॉस्टिंग यानी उत्पादन लागत विधि भी कहा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से एक क्वेश्चन था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल होता है, मतलब शर्त रहित होता है, ये लिखित होता है, इस पर लिखने वाला भी साइन करता है और जो इसको एक्सेप्ट करता है वो भी साइन करता है। तो इसके संबंध में एक क्वेश्चन बहुत ही इजी एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसके बाद पार्टनर को जो गारंटी दी जाती है, रिमेनिंग पार्टनर गारंटी देते हैं, उसके कंसर्न में भी एक क्वेश्चन आया था कि पार्टनर को गारंटी कौन देता है, क्या सभी पार्टनर उस गारंटी को पूरा करते हैं। तो नहीं, सभी पार्टनर गारंटी को पूरा नहीं करते, बल्कि जो कंसर्निंग पार्टनर होता है या कंसर्निंग पार्टनर्स होते हैं वो इस गारंटी को पूरा करते हैं। वो किस प्रकार से ये गारंटी दी जाती है, तो प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है और गारंटी हमेशा मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती है। तो गारंटी से रिलेटेड एक सिंपल क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा गया। इसके बाद देख लेते हैं कि और आगे पर्टिकुलर क्या पूछा गया है। तो अब आप देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया को कब लॉन्च किया। तो स्टार्टअप इंडिया को 16 जनवरी 2016 में मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो इससे भी एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा गया था कि कब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया। तो उसकी सही डेट हो जाएगी क्या, 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया भारत में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। फिर उसके बाद विच फॉर्मेट इज़ वर्टिकल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनमें वर्टिकल फॉर्मेट कैसे कहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो फॉर्मेट होते हैं, एक कॉमन साइज़ होता है, एक कंपैरेटिव होता है। एक कॉमन साइज़ बैलेंस शीट होती है, एक कॉमन साइज़ इनकम स्टेटमेंट होता है और एक आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है और एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है। उनमें से ही पूछा गया था कि कौन सा वर्टिकल है, तो एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया था। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया था कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फार्मूला क्या होगा और ऑप्शन उसके ये थे कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी करेंगे। तो स्टूडेंट ने जो बताया उनकी जानकारी के अनुसार इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी एक ऑप्शन था जो कि करेक्ट था और हो सकता है कि इसमें और भी कुछ एडिशन हो। तो ये क्वेश्चन के मैटर पर डिपेंड करता है और जिनने एग्ज़ाम दिया है उनकी जानकारी के आधार पर हमने आपको ये वीडियो बताया। फिर एक जनरल एंट्री से क्वेश्चन आया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर क्रेडिटर इंक्रीज़ हो रहे हैं 10,000 रुपये से तो क्या एंट्री होगी। तो क्रेडिटर अगर इंक्रीज़ होते हैं तो क्या एंट्री होती है, वहाँ एंट्री होती है क्रेडिटर का बढ़ना एक क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है और लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के पुनर्मूल्यांकन खाते के हम डेबिट में लिखते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन था कि यदि क्रेडिटर 10,000 रुपये से बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर अगर 10,000 रुपये से बढ़ जाएं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री क्या होगी। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये इसका सही आंसर था। फिर एक गेनिंग रेशियो से क्वेश्चन आया था कि गेनिंग रेशियो क्या होता है पर्टिकुलर, या गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है और रिटायरमेंट में किस तरीके से ये निकाला जाता है।
तो आपको पता होगा गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। मतलब नए अनुपात में से हम पुराने अनुपात को घटा देते हैं तो गेनिंग रेशियो मिल जाता है। और गेनिंग रेशियो कब निकाला जाता है? रिटायरमेंट पर। और गेनिंग रेशियो का क्या काम है? गेनिंग रेशियो का काम गुडविल को डिवाइड करना है और गुडविल को फुलफिल करने के लिए जो पार्टनर जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, उस रिटायर्ड पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर अपना क्या करते हैं? गुडविल का शेयर प्रोवाइड करते हैं। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो से संबंधित एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सोशल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी था और इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि क्वेश्चन जो आए हैं वो बहुत सिंपल नहीं थे। क्वेश्चन जो आए थे वो अकाउंट्स के बीच में से आए थे और कुछ क्वेश्चन ऊपर ऊपर भी पूछे गए, जैसा कि सेबी से आया क्वेश्चन, गेट से आया। तो कुछ क्वेश्चन वन लाइनर सेंटेंस के थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जो है उन्होंने लेबल को अच्छा रखा हुआ था और ऑप्शन काफ़ी मिलते जुलते थे, तो स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कतें भी हुई। लेकिन ओवरऑल पूरा पेपर को देखा जाए तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था और हमारे स्टूडेंट्स ने भी वहाँ अच्छा परफॉर्म किया है और उन्हीं की जानकारी के अनुसार हमने ये वीडियो बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लेकर आए आपके लिए। अगर वीडियो को आपने पसंद किया है और आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है अगर, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एमपी सेट के लिए और आने वाले एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम तक मिलती रहेंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।